नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सामाजिक विज्ञान की 10वीं क्लास की पुस्तक है, इसके सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत, इसमें सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश तक हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। लास्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा किसे कहा गया है? ये कमेंट करके बताइएगा। विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा किसे कहा गया है? तो इसके साथ ही आज हम शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो सल्तनत काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होगा और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ में ही सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था। और ये मैप में देखें कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन कहाँ तक था। पूरा नॉर्थ भारत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में था, उसका शासन था। और दक्षिण भारत को उसने केवल लूटने की जो है वो पॉलिसी अपनाई थी। दक्षिण भारत को उसने अपना साम्राज्य का अंग नहीं बनाया अलाउद्दीन ने, केवल लूटने का, और उसने सबको लूट लिया था इनको। तो पूरे भारत पर मान सकते हैं कि आप जो राजे उस टाइम किसका था अधिकार? अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये मैप में देख लीजिए थोड़ा। आज का पाकिस्तान वाला भी हिस्सा और अफगानिस्तान, ये कई हिस्से आपको दिखेंगे इसमें। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं तुगलक शासनकाल, तुगलक वंश। खुसरव शाह की हत्या करके, ये खुसरव शाह कौन है? ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन खुसरव शाह। तो इस खुसरव शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। देखिए, अलाउद्दीन की मृत्यु के 4 साल बाद में ही, अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी 1316 में, और अलाउद्दीन की मृत्यु के 4 साल बाद ही यानी 1320 के अंदर पूरी तरह से खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। पूरा खिलजी वंश जो है वो 30 वर्ष रहता है, 1290 से लेकर के, जलालुद्दीन खिलजी से लेकर के और नासिरुद्दीन खुसरो शाह तक, 1320 तक 30 साल ही रहा। लेकिन 30 साल के अंदर ये पूरे भारत पर शासन कर गए। तो खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक। तो पहला शासक था ये तुगलक वंश का। 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसने प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। प्रांतीय से मतलब आप समझ लीजिए क्षत्रिय विद्रोह है। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। राजा रुद्रदेव के खिलाफ जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया, जिसमें उलू खां जूना खां की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन के गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, किसके लिए? मोहम्मद तुगलक के लिए। इसको सन की रक्त पिपासु भी कहा जाता है, इसकी नीतियों के कारण। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों यानी प्रांतों में बंटा हुआ था। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। दोआब में करवर्दी, देवगिरी को राजधानी बनाना, दक्षिण में ले गया था राजधानी को ये। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। अब दोस्तों ये थोड़े से स्थान देख लीजिए कि ये पे है कहां कहां। सबसे पहले बात करते हैं खुरासान के बारे में।
खुरासान जो इसने अभियान भेजा, तो ये खुरासान है कहां पे? ये देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसमें, ये जो क्षेत्र है ये था खुरासान का। और कौन कौन से क्षेत्र है इसमें देखिएगा, ईरान का कुछ भाग आएगा, तुर्कमेनिस्तान का कुछ भाग, अफगानिस्तान का, तजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का। तो थोड़ा थोड़ा इन स्थानों का ये स्थान जो था कंप्लीट, ये था खुरासान। इधर राइट में ये चाइना हो जाएगा, ये पाकिस्तान वाला भाग है। ये वर्तमान के जो हैं देश, उनके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि उसमें इसकी स्थिति क्या थी। तो ये है खुरासान अभियान, खुरासान। और दोआब क्या होता है? दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। जैसे गंगा यमुना का क्षेत्र है, तो बहुत ही उपजाऊ माना जाता है ये। यहाँ पर इसने टैक्स बढ़ा दिया। राजधानी को ये देवगिरी ले गया ताकि संपूर्ण भारत पर ये ध्यान दे सके। तो यहां से उठा करके कहाँ ले गया? देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी। और देवगिरी है कहां पर? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और इसी देवगिरी का वर्तमान में जो नाम है वो है दौलताबाद। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, खुरासान पर आक्रमण किया, कराचिल की ओर अभियान। कराचिल देखिए ये हिमालय की तराई में है, जो कुमायूं हिमालय वाला भाग है उत्तराखंड की तरफ, तो उस तरफ कराचिल अभियान किया। लेकिन इसकी योजनाएं जो है ये असफल हो गई। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे और कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया। तो देखिए, जो राजधानी लेकर के गया था ये दक्षिण में, कि संपूर्ण भारत पर नियंत्रण कर सके, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना संभव था नहीं। तो ये राजधानी यहां ले जाता है दक्षिण में, देवगिरी। और लोग भी सब जो है खूब सारे लेके जाता है साथ में रहने के लिए, कि आप सभी वहां रहो और आप जो है दौलताबाद ही रहेंगे, देवगिरी। लेकिन वो योजना असफल हो जाती है, क्योंकि दिल्ली जो है उस पर शासन रहना जरूरी है। भारत पर जो आक्रमण होंगे वो उत्तर पश्चिम दिशा से ही होंगे, इसलिए दिल्ली के अंदर एक मजबूत शासक का होना बहुत जरूरी है, सीधा दिल्ली में रहना। सांकेतिक सिक्के चलाए इसने, तो लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। देखिए, आपके लिए यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि मोरक्को का यात्री जो है इब्न बतूता, यह भारत कब आया था? 1333 में। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय? तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो सुल्तान ने दिल्ली का इसको क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया, और बाद में इसको अपना राजदूत बना करके कहां भेज दिया? चीन। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु वह असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी व सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया और योग्यता का जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। तो सरकारी और सेना की नौकरी को भी इसने क्या बना दिया? वंशानुगत। एक बार अगर किसी की नौकरी लग गई तो फिर उसके बाद में जो वंशानुगत, उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी जो है सबके सरकारी नौकरी फिक्स रहेगी। उसने अपने पुत्र फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नगर बसाए, नगर बहुत बसाए थे इसने। टोपरा तथा मेरठ से
अशोक स्तंभ दिल्ली लाए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ नहीं सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के लिए तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जो कि गैर मुसलमानों पे लगता था जजिया कर, यानी जो मुस्लिम नहीं है उस पे जजिया कर लगाया जाता था। ये एक तरह का धार्मिक कर था। अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर 24 जो थे हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे गए: खराज, जकात, खम्स और जजिया। इन 4 के अलावा कोई नहीं रखा गया। तो देखिए, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 4 कर रखे गए थे इसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक, कौन कौन से थे? खिराज, जकात, खम्स और जजिया। इसको दास रखने का बहुत शौक था। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, 1,80,000, और दीवान बंदगान के नाम से दासों के नाम से नया विभाग खोला गया, दीवान बंदगान। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों व अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, और इसी समय 1398 में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की थी। तो देखिए, ज्यों ही सत्ता जो है वो कमजोर हुई, और सत्ता कमजोर होते ही बाहर से आक्रमण हो गए। तो यह आक्रमण भी पूछ लिया जाता है कि तैमूर लंग ने जो है वो भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। ये तैमूर लंग इसलिए कहते थे, पांव से थोड़ा लंगड़ा था ये, तो उसी से इसको कहने लगे थे तैमूर लंग। अब आता है सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिजर खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिजर खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 1421 तक शासन करने के बाद भी खिजर खान ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम से सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासक रहा। उसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। तो सैयद वंश का कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़े से साल रहेगा ये। उसके बाद में आ जाएगा लोधी वंश, और ये भारत का अंतिम सल्तनत का वंश है, राजवंश है लोधी वंश। 5 राजवंशों ने शासन किया सल्तनत काल में। सबसे पहला कौन सा था? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग कर दिया, और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो अंतिम सैयद शासक कौन था? आलम शाह। बहलोल लोधी जो था इसने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो आप देख लीजिए, 1451 ईस्वी के अंदर लोधी वंश शुरू हुआ और 1526 में समाप्त। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह सरकी के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार तथा बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय, प्रबंध और राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि का नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था,
और यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां था और एक गुलरुखी नाम से जो है वो कविताएं भी लिखता था। नवंबर 1517 में उसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा। तो मित्रों, आपसे राजस्थान के इतिहास में भी कई बार ये क्वेश्चन जो है जोड़ करके पूछा जाता है। जैसे ये राजस्थान है, ये मेवाड़ है, तो ये पूछा जाता है कि जिस समय मेवाड़ में राणा सांगा था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो राणा सांगा गद्दी पर कब बैठता है? 1509 में। और दिल्ली का जो सुल्तान है वो उस समय होता है सिकंदर लोदी। लेकिन सिकंदर लोदी से कोई राणा सांगा का ऐसा कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि इसका पुत्र अब गद्दी पर बैठेगा, इसके साथ दो महत्वपूर्ण युद्ध होंगे राणा सांगा के। एक तो होगा खातौली का युद्ध और दूसरा होगा बाड़ी का युद्ध। और दोनों ही युद्धों के अंदर जो है विजित कौन होगा? राणा सांगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो खातौली है ये वर्तमान में कहाँ है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, खातौली वर्तमान में कहाँ है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नवंबर 1517 में उसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517-18 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें लोदियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर जो बाबर से युद्ध में हार गया। ये सिकंदर नहीं है, ये इब्राहिम आएगा यहाँ पे। 1526 में जो बाबर के साथ युद्ध होता है तो यहाँ कौन है? इब्राहिम लोदी है, सिकंदर लोदी नहीं है। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो 1526 में इसकी मृत्यु के साथ ही मुगल वंश क्या हो जाता है? ये जो सल्तनत काल है ये क्या हो जाता है? समाप्त। और 1526 से अब क्या शुरू हो जाएगा? मुगल वंश। अब इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है और वो है सल्तनत कालीन प्रशासन। ये बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहला सुल्तान कौन होता था? सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा आरंभ की गई थी। महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति और मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। तो ये था सुल्तान के बारे में। अमीर, सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग तुर्क तथा गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह है चहलगानी कहलाता था। बलबन जो था वो इसी चहलगानी का सदस्य था। शासन की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज्यादा होता रहा। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत इसके 4 स्तंभ थे। तो केंद्रीय शासन संस्था जो है मंत्री परिषद की तरह कौन सी होती थी? मजलिस ए खलवत। और वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत इसके 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक, खजीन यानी खजांची, मजमादार हिसाब संग्रह करता। ये नाम देखे याद नहीं होते तो इनको लिख लिख के याद कीजिएगा ऐसे। अब जैसे मुस्तौफी है तो पहली बार आपको नाम जब आप पढ़ेंगे तो आपको अजीब लगेंगे, क्योंकि जब आप सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ते हैं तो इनमें इस तरह के शब्द जो हैं और ये विभागों के नाम बहुत आएंगे। तो कोई नाम अगर याद नहीं होता है तो उसको बार बार लिख लिख के याद करो। तो पहली बार कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको मुश्किल ही लगेगी, लेकिन जब आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे, उससे अच्छे से परिचित हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, फिर वो मुश्किल नहीं लगती। तो मुस्तौफी महालेखा परीक्षक, खजांची खजीन,
मजमादार, हिसाब संग्रहकर्ता इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ और अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तगराज विभाग की स्थापना की थी। मित्रों, किस सुल्तान ने कौन सी स्थापना की थी किस विभाग की, वो भी पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन के द्वारा दीवाने मुस्तगराज विभाग की स्थापना की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ की। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की। दीवाने इंशा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था, इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात न्याय, बरीद ए मुमालिक सूचना के विभाग थे। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर दर, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, सरे जहांदार। तो ये हैं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स या खुम्स कहा जा सकता है, कहा जाता था, ये आपको पहले ही बताया था मैंने। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रांत पतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांत पति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अंततः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। तो ये सल्तनत काल जो है ये आपका समाप्त होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ये देखिए क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो सल्तनत काल के आपको पांचों जो ये सुल्तान हैं 1206 से जो राजवंश है पांचों 1526 तक, एक तो पांचों का नाम और इनकी सीरीज ध्यान में होनी चाहिए, किसका कौन सा कब रहा, और कोई बहुत ज्यादा सुल्तान नहीं है। 1206 से 1526 तक कोई बहुत ज्यादा सुल्तान नहीं है, मुश्किल से 15 सुल्तान भी नहीं होंगे। 12-13 मेन सुल्तान हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोई महत्वपूर्ण युद्ध या किसी की कोई उपाधि जो किसी सुल्तान ने धारण की, या किसी सुल्तान की कोई योजना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी योजनाएं थी तो वो पूछ सकता है। और भी इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है इनके द्वारा बनाए गए विभाग। अब विभाग में से भी क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक तो किस सुल्तान के द्वारा कौन सा विभाग बनाया गया ये पूछ सकता है, या फिर विभाग का नाम लेकर के पूछ सकता है कि यह विभाग किससे संबंधित था। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही मित्रों मेन चीजें हैं। और सल्तनत काल जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नाम आपके लिए जरूर मुश्किल हो सकते हैं। इनको लिख लिख के याद करें, बोल बोल के याद करें। जितने बार लिखेंगे बोलेंगे आप उतने ही अच्छे से इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। तो ये आपका सल्तनत काल आज समाप्त होता है। तो मुगल वंश जो है ये शुरू कर देते हैं आज। देखिए मुगल कालीन भारत 1526 से 1858 तक, ये 1857 का हालांकि इसलिए जो 1857 में क्रांति होती है और बहादुर शाह जफर को पूरी तरह से ही निर्वासित कर दिया जाता है और पूरी तरह से सारा शासन जो है वो ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला जाता है। लेकिन देखिए अगर वैसे देखा जाए वास्तविक रूप में तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही एक प्रकार से मुगल वंश समझ लीजिए समाप्त ही हो गया। केवल नाम नाम के शासक रहे थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो 1526 से लेकर के 1707 तक आप वास्तव में कार्यकाल मान सकते हैं। बाकी बाद में केवल नाम मात्र के शासक रहे मुगल जो हैं। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई खां तुर्क वंश से संबंधित होने के कारण साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खान के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खान की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा।
बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह है पहला तैमूर वंशीय शासक था। पहले इस जो थे, जैसे उमर शेख मिर्जा का ये संतान था, तो ये मिर्जा लगाते थे नाम के साथ। इसने बादशाह की उपाधि का जो है प्रयोग करना शुरू किया। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पत्ती से लड़ा था और जिहाद का नारा दिया। इसमें हमने राणा सांगा वाले में डिटेल में पढ़ा है इनके बारे में। तुलगुमा पत्ती क्या होती है? शत्रु को जो घेर कर मारने की जो पॉलिसी होती है। बाबर जो है विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी क्या होता है? धर्म योद्धा। 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया तथा बाद में बाबर की इच्छानुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी, तुजुके बाबरी या बाबरनामा। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुदित किया। तो ये देखिए कहां से फरगना का शासक था ये। तो मित्रों, बाबर के बारे में मेन आपको एक तो इसके बाबर के युद्ध हैं, कौन सा युद्ध कब कब होता है ये आपको ध्यान में रखना है। 1526 में, 27 में, जैसे 1526 में कौन सा युद्ध किया था इसने? पानीपत का। 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में घाघरा का युद्ध, सॉरी ये चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध। तो एक तो आपसे युद्ध पूछ सकता है कि कौन सा कब होता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा कहाँ इसको दफनाया गया बाद में? तो काबुल में। और हालांकि ये 11-12 साल की उम्र में शासक बन गया था। 83 के अंदर जन्म हुआ था इसका, 14 फरवरी 1483 को। और इसके अलावा देखिए ये फरगना जो है, फरगना है कहाँ पे? ये उज्बेकिस्तान के अंदर है। समरकंद, फरगना, ये सब स्थान कहाँ है? उज्बेकिस्तान। आज का जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है देश, वहां पर। और बाबर की जो लिखी गई आत्मकथा है वो तो सबको पता है कि बाबरनामा या तुजुके बाबरी, लेकिन ये कई बार पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई है। अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। तो तुर्की भाषा के अंदर इसको लिखा गया है। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे हुमायूं से है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले टॉपिक हैं। तो इसी प्रकार देखते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।